Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with lecture number 17 of PRM 702, the Project Quality and Risk Management in your MSPM, MS in Project Management program. अब तक जो हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया वो quality is all done. The Project Quality Management piece of it, वो जो 16 lectures में हमने सारा कर लिया था. आखिरी जो 2 lectures थे, that was just a review of Project Quality Management. मगर होपफुली बिटवीन द क्विज एंड द असाइनमेंट आप लोगों को बहुत कुछ आ गया होगा, समझ आ गया होगा. और इंशाल्लाह ताला व्हेन यू डू गो आउट इन द मार्केट तो ये कि बहुत सी चीज़ें बेशक नहीं भी की होंगी, आपको समझ आ रहा होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रीज़न क्या है एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट ऑल. ये पूरी दुनिया जी क्वालिटी की जो बात करती है वो क्यों कर रही है और हम लोगों की पूरी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है या एनजीओ सेक्टर है या सोशल सेक्टर है वो किस तरफ जा रहा है. व्हाई इज देयर सच अ बिग नीड टू गो टुवर्ड्स द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. एंड द रीजन इज दैट हम लोग अब इन्वेंशन की दुनिया से तो निकल गए हैं, अब हम इनोवेशन की दुनिया में आ गए हैं. और इनोवेशन की दुनिया इज रियली रिलायंट ऑन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और अ सर्विस इन योर हैंड, बिकॉज आपके पास कंपटीशन बहुत है. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट इन योर हैंड. और ये जो नेम ब्रांडिंग होती है और बड़ी चीज़ें जो हम इस वक्त मार्केट में रियलाइज कर रहे हैं, देयर ऑल उनका जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. अच्छा, ये तो हो गई क्वालिटी मैनेजमेंट की बात. और अब हम जब फोकस करेंगे रिस्क एंड हाउ टू मैनेज. पूरी दुनिया अगर क्वालिटी कर रही है तो अब ये प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आ गए हैं. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक छोटा सा एक नॉलेज एरिया होता था, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर रियलाइजिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स कि जो रिस्क्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको एनालाइज करके और उनको मिटिगेट करके, दैट मीन्स कि जो रिस्क है अगर वो हो जाता है और एक इशू की तरह हमारे सामने आता है, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड then you can actually take care of it easily. इस सारे प्रोसेस को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं. और इतनी ये चीज़ आगे चली गई है कि नाउ वी आर लुकिंग एट सर्टिफिकेशन इन जस्ट प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. पीएमआई की अपनी एक सर्टिफिकेशन है, जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, रिस्क पे भी फोकस करके एक पूरी सर्टिफिकेशन आपके पास एक सर्टिफिकेट आ रहा है. तो थिंक अबाउट इट, वेयर वी आर गोइंग. अगर हम रिस्क शुरू से एनालाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर दें और जब वो रिस्क होता है और उसको सही से फेस कर लें तो आधी जो मसले होते हैं आपके प्रोजेक्ट के वही रिजॉल्व हो जाएंगे. सो विथ ऑल दैट अब हम फोकस करते हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे एंड लेट्स सी कि व्हाई द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड रिस्क सो मच. ठीक है, दैट्स द पर्पस ऑफ योर क्लास. आई एम श्योर आपने ये चीज़ें सोची होंगी प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में एनरोल होने से पहले. सो लेट्स फोकस ऑन इट, लेट्स मेक यू एजुकेटेड एंड लेट्स मेक यू at least give you some tools and techniques in your hand that you can go and implement at your workplace. With that, बिस्मिल्लाह करते हैं. रिस्क क्या चीज़ है? डिफाइनिंग रिस्क. जो छोटा सा एग्जाम्पल या वो है प्रोजेक्ट रिस्क का, इट्स एन अनसर्टेन इवेंट or condition that if it occurs, right, it has a positive or a negative effect on a project objective. Negative तो हमको समझ आ गई, positive की हम बात करते हैं. यानी कि any uncertain event or condition that if it occurs, अभी हुई नहीं है मगर अगर होती है तो it would have a positive or a negative effect on your project objective. नेगेटिव तो वो चीज़ें हैं जो वो अनसर्टन कंडीशंस हैं जो इशू बन के आपके सामने आती हैं. अच्छा, पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव रिस्क वो होता है जो जब होता है तो एक चेंज की तरह आपके पास आता है. अभी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. तो कई दफ़ा ये सिचुएशन होती है कि आपका प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ a risk जो अब हो चुका है, because of a change, now you have more options of sticking on or extending your project. अगर वो 6 महीने का ये 1 साल का प्रोजेक्ट था, because of some conditions, uncertain conditions,
अगर हम अपने मुल्क के देख लें तो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या जो भी कोई रीजन हो गई, उसकी वजह से अब ये 1 साल का प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर चेंज 6 महीने बढ़ जाता है। अब ये पॉजिटिव कैसे रहा? पॉजिटिव उस हालत में रहा कि नाउ देयर इज मोर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज सम काइंड ऑफ एडिशनल एड ऑन सिक्योरिटी के 6 महीने तक आप इसी प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हैं और एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है फॉर अ रिस्क। पॉजिटिव रिस्क जो होती है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ सकती है या और भी कंडीशन हो सकती हैं। मगर जब भी हम रिस्क का वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं ना, तो वो एक नेगेटिव इमेज आता है हमारे दिमाग में, एंड दैट इज टू द मोस्ट एक्सटेंट दैट इज अ ट्रू image in your head. The risk includes both threats to the project objective and opportunities to improve upon those objectives. This is the PMBOK guide's definition. एक दफा और हम risk की definition पढ़ लेते हैं. Project risk is an uncertain condition or an event that if it occurs, it has a positive or a negative effect on your project's objective. This includes both threats to the project objectives, which are the negative, and then the opportunities, which are the positive events to improve upon those objectives. Project risk management, एक तो हो गया रिस्क की डेफिनेशन जिसके बारे में अभी हमने बात कर ली. इफ यू टॉक मोर अबाउट द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इसकी भी एक डेफिनेशन है. और व्हाट इज इट? रिस्क मैनेजमेंट शुड बी अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, treat and monitor all possible risks. There are many descriptions of the systematic process, but they all have 4 fundamental steps: identifying, analyzing or assessing, planning, and then tracking and control, monitoring those risks from happening. अच्छा, सबसे आसान जो तरीका है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में वो है कि अपनी टीम को इन्वॉल्व करें. When you involve your own team at that point, which point in time? अच्छा, प्रोजेक्ट के जो फेजेस होते हैं वो है इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड देन द क्लोजर फेज. तो जब हम वो बेल कर्व की बात करते हैं, इनिशिएशन फेज में तो सिर्फ हो सकता है आप हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या नहीं, मगर इट्स सम पीपल from your management team, from your organization and the customer. Initiation में basically ये किया जाता है कि your project organization goes up to the customer, grabs all of this information, documentation, whatever they're ready to give to you and whatever you are able to get from them, you take it all, you put that in the charter document and get that signed so that there is a mutual understanding. उसके बाद जब हम प्लानिंग के फेज में आ जाने शुरू करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंट है एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लान. प्रोजेक्ट प्लान में और बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी एक उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अच्छा, किस तरह से हम उसको डील करते हैं? सबसे जो आसान तरीका है इज गेट होल्ड ऑफ maybe 1 or 2 subject matter experts, get people who were working with your customer, get people who are planning on being part of your project or who have already been procured to be part of your project. Plus, if the project manager has been made available at this point too, that would be a wonderful thing. Get everybody who knows and understands your project to any extent. 6 से 7 लोग, 8 लोग उनको एक कमरे में ले जाएं. और मैं बड़ा हंस के कहती हूँ कि मेक श्योर कि दरवाजा बंद कर दें ताकि दे नो दैट दे विल बी देयर फॉर द मीटिंग टाइम. दैट मीन्स कि 1 घंटा उनको इस काम में खर्च करना है जरूर से. Ask them to come up with 5 risks or 6 risks for the project. Just breaking the ice kind of thing.
A facilitator is a wonderful addition at that point in time. You or the facilitator will go on the whiteboard and start categorizing risk in different things, or just start off with a simple brainstorming session. Come up with 5 or 6 risks to a project. At any point in time, people will come up with different risks. For example, जैसे अगर हम इस्लामाबाद रीजन की बात करते हैं तो अर्थक्वेक आ सकता है, पाकिस्तान में है तो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, नेगेटिव रिस्क हो सकता है, आपका कस्टमर स्पॉन्सर जो है वो हो सकता है कि नहीं अवेलेबल हो आपके लिए, you've hardly been able to see that person in the past 6 months of in the initiation phase. तो ये कि unavailability of the project sponsor for customer meetings और change control board meeting एक बहुत high risk है. फिर अगर virtual team है, अगर आपका project requires highly skilled employees और आपका project afford नहीं कर सकता to pay them high salaries, तो एक और risk क्या होगा? Availability of highly skilled employees for the duration of the project. उसके बाद turnover rate. अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है कि आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में ये जो टेलीफोन कंपनीज हैं या ये जैसे टेलीकम्युनिकेशन में हो गया वारिद है, टेलीनॉर है, मोबालिंक है, ये जो बड़े हैं ये आपस में एक दूसरे से, या जोंग है, आपस में एक दूसरे के एम्प्लॉयज को शेयर कर रहे होते हैं, कभी इधर हो रहा होता है. अब जरा कम हो गया, पहले ज्यादा था. सो इफ यू थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स, दैट्स ऑल्सो अ रिस्क टू योर प्रोजेक्ट. टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं. एट एनी पॉइंट इन टाइम जो चीज आपको लगेगी कि सिंपल है या बहुत स्टूपिड है, दैट इज अ रिस्क, एंड लो एंड बिहोल्ड दैट विल हैपन. वो एक इश्यू की तरह आपको हॉन्ट करेगा 6 महीने या 8 महीने के बाद. सो नो रिस्क इज अ स्टूपिड और अ सिंपल रिस्क. ऑल इज वर्थ डॉक्यूमेंटेशन. अगर 1 घंटे की मीटिंग है, 8 लोग हैं, तो बिलीव मी विथ माई एक्सपीरियंस यू विल कम अप विथ एटलीस्ट 45 to 50 रिस्क्स. कई चीजें बहुत सिंपल होंगी, कई कॉम्प्लेक्स होंगी, कई बहुत हाईली टेक्निकल होंगी. सम रिक्वायर एक्सपर्ट जजमेंट, एंड दैट इज वाई द पीपल हु आर सिटिंग देयर need to understand the need of your projects and should have done something similar in the past history, because they will be the best people to tell you about lessons learned and things that haunted them from the past projects. Okay? So all that, you put all those risks, and then we will start off with the next slide, ताकि that is the first process, और वो हो गया identification का process, right? So risk management should be a systematic process to identify, analyze, treat and monitor all possible risks. हम हर रिस्क को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, मगर कोशिश करके ज्यादातर रिस्क को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिस्टमैटिक प्रोसेस, बट दे ऑल हैव द 4 फंडामेंटल स्टेप्स. इसी पे हम फोकस करेंगे. आइडेंटिफिकेशन को मैंने अभी काफी एक्सप्लेन कर दिया है. एनालाइज, प्लान, ट्रैक एंड कंट्रोल. आइडेंटिफाइंग, making list of all possible risks that could happen. All possible risks. सबको हम नहीं कर सकते, जैसे पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया है, मगर कोशिश करके काफी ज्यादा को हम लिख सकते हैं और आइडेंटिफाई एटलीस्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज टू एनालाइज एंड असेस दीज रिस्क. अगर आपने 40 से 50 रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, तो अब आपका ये काम है कि you would spend a little bit of time on each of those risks and analyze them. Give each risk identified a probability and impact that it could have on your project. The probability, the likelihood of it happening. High, medium, low, या जिस तरह से भी हम categorize करेंगे. और अभी आप डरे नहीं, इसलिए कि अब आगे जाके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, बट एटलीस्ट start getting that mindset in your head कि what are we trying to tell you at this point in time.
A probability is the likelihood of it happening, and then the impact it could have. अगर वो risk हो जाता है, if it occurs, what kind of impact will it have on my project? Depending on the risk, the impact could be from a low category to a high or a critical category. That means अगर आप जावा कोई आईटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड जावा स्किल एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द वन पीस दैट ही नीड्स टू डू और शी हैज़ टू प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट, एंड लेट्स से दैट पर्सन लीव्स. अच्छा, लीव भी नहीं, समटाइम व्हेन यू हैव women employees, they can go on a maternity leave, they can get married and they want to take 2 months off. 2 months off is going to fall right in the middle of your project. और ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है. Let's be very clear about that. Sometimes men tend to leave jobs and ज़्यादा उनका होता है, turnover बहुत ज़्यादा होता है compared to female employees. So whatever happens, that employee leaves, and if you did not train another person and you did not ask another person to shadow this particular resource, then it will be a big impact on your project. So the likelihood of that person leaving, low, medium or high, but the impact of that person leaving could be low, medium or high. It's a very stable employee, खुश है, नहीं छोड़ेगा. The probability of him or her leaving is very low, but the impact, if it happens, will be very high. If this person leaves, then the impact is very high. ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम फॉलो अप करेंगे एंड लेट्स गो ऑन टू सी के इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे. प्लान, create a risk management plan based on that. What would be your plan in this situation? It's a low probability of this person leaving, but a high impact. Your plan should be to ensure that another employee is trained, or you put somebody under this person as a shadow employee. Shadow employee का ये कोई नहीं होता मतलब कि कोई कोई गलत काम हो रहा है, मगर shadowing का जो concept है या word जब हम use करते हैं वो ये करते हैं ताकि वो day in day out for a week or so वो उसी तरह के काम करे ताकि this person understands exactly what is being done by this particular person. High critical projects में ये बहुत ज़रूरी होता है कि people can swap roles easily. Yes, it does take a little bit of cost because obviously आप swapping में तो issues हो सकते हैं, मगर इतना नहीं issues होता है. Training और skill level दोनों लोगों का एक तरह से same हो जाता है ताकि if this person leaves or something happens, then this other person can actually take over fairly quickly. ठीक है? So that's your plan, which is creating a risk management plan. Underline the word risk management plan and we'll talk about that. The fourth जो point है वो है tracking and controlling. जिस तरह से quality continuous and continual होती है, जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है तो हर 2 हफ्ते पे या हर महीने we as a project manager have to monitor the risk. और इसके इम्पैक्ट, लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी सबको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है. 2 साल का प्रोजेक्ट है. दिस वन पर्सन सीम रियली हैप्पी. कुछ उसके अपने मैरिटल इश्यूज होना शुरू हो गए, कुछ इश्यूज हो गए. Now the probability or the likelihood of this person quitting or leaving from low could become a medium or a high. In that condition, because of the high impact, you need to really hurry up and coming up with a plan to have somebody ready to swap in that role if that condition ever occurs. So tracking and controlling means continuously monitoring the risk and respond when it actually happens. So you are not in a static state, but you are in a dynamic state where you
कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिस्क, वो जो रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई हुए थे रिस्क, उन सबको आप देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, नए ऐड कर रहे होते हैं, और कई रिस्क जो अब आपको पता है कि उस स्टेज से आप निकल गए हैं उसको आप डिलीट भी या क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 4 लेवल्स होते हैं, इट्स अ कंटिन्यूस एंड अ कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग एंड देन monitoring and tracking and controlling it. According to the PMBOK, which is the Project Management Body of Knowledge, risk management processes अभी हम लोगों के पास 6 हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, फिर एनालाइज में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेकेंड, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड देन रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे जो पहला है वो तो प्लान हो गया, फिर आइडेंटिफाई हो गया, फिर ये जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हैं वो एनालाइज हो गए, फिर उसमें नीचे प्लानिंग हो गए, और फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इज ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग। सो वो जो साइकिल की अभी हमने बात की थी पिछले स्लाइड में, आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्लान एंड ट्रैक एंड कंट्रोल, दे आर द सेम कॉन्सेप्ट्स दैट PMI और द PMBOK इज सपोर्टिंग। तो ये कोई नई चीज नहीं हुई, मगर दे आर काइंड ऑफ पुटिंग इट इन अ सेपरेट बाउंड्री। और जो पहला है वो रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान कम्स अप एज अ डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान in the planning phase of the project. A risk management plan summarizes the proposed risk management approach. चाहे वो एक अगर कोई बड़ी organization है तो PMO already has this risk management plan. That means they've already has a plan of how things will happen, how, when, what, where. ये सारे जो concepts हैं, for every project running in that organization, they will come up with that document. उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करेंगे, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, एंड योर पीपल अबव यू और द स्पॉन्सर्स विल नो हाउ टू एक्चुअली इवैल्यूएट दैट रिस्क मैनेजमेंट प्लान, बिकॉज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट दे ऑल लुक वेरी सिमिलर। टेम्पलेट का यही फायदा है, मिनिमम वर्क, easy to understand and easy to get sign off from, because everybody is very familiar with that document. They only look for bits and pieces that are very, very close to your project, your particular project. So what's the risk management plan? जो पहला है वो risk management plan summarizes all the proposed risk management approach for the project and is usually included as a section in the business plan. अच्छा, business plan हो या project management plan हो, we're talking about the same thing, but in the planning phase we come up with this particular document. The risk management plan is dependent upon the identification of the project risks, their criticality, the status of these risks, the strategy and the status. ठीक है, so ये जो सारी चीजें हैं ये आ जाती हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट में। द रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब्स द प्रोसेस विच विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज रिस्क्स बोथ इनिशियली एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, सारे जो प्रोसेस हैं हमने कैसे, कब, क्यों और किसने करने हैं वो सारे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान में। और इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियली जो आपने आइडेंटिफाई किया, जिसको मैं कह रही थी कि एक जी कमरा बंद करके सबको ले लें और मेक श्योर दैट दे आर, उनके सेल फोन्स ऑफ हों एंड दे आर फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाई थिंग्स दैट कैन हैपन इन द 6 months or 1 year or 2 years that your project will survive. ठीक है, उन सारे वो सारे इश्यूज या नेगेटिव अकरेंसेस या पॉजिटिव सिचुएशन जो भी हो उन सबको आप लिख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सो पहला जो पॉइंट है वो है द प्रोसेस विच विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज रिस्क बोथ इनिशियली एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट।
इनिशियली तो ये वाली हो गई, ये सेगमेंट हो गया। थ्रू आउट द लाइफ हो गया वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, जिसके में हम कहते हैं कि एवरी 2 weeks द प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ रिस्क टू एनालाइज whether the probability or the impact or any other situation has changed or not. ये कोई फॉर्मल मीटिंग हो सकती है या हर 2 महीने पे आप अपनी टीम को दोबारा बुलाएं और उनसे फिर यही वाली एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप उसको पहले से लिख देते हैं कि and then that will become part of your WBS, work breakdown structure, that every 2 months or at the beginning of every phase or in the middle of the execution phase, we will have a risk management meeting of the project team members, including some of the people that are considered part of your sponsors team या subject matter expert team. तो ये जो exercise है ये सब पहले नहीं, planning phase के शुरू में नहीं की जाएगी, ये at least 3 या 4 दफा होगी. It needs time, it's going to take time for your project, so it has to go as part of an activity in your work breakdown structure. अच्छा, ये तो हो गया continuous process, initial एक process हो गया और फिर continuous improvement process में आ गया. How often risks will be reviewed? The process for review and who will be involved in it. हर 2 हफ्ते पे रिस्क करेंगे, हर 2 महीने पे या मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन में या बिगिनिंग ऑफ एवरी फेज में, ये हम लोग सारी टीम को इन्वॉल्व करेंगे रिस्क इन्वॉल्वमेंट में. इट्स एन एक्टिविटी, सो हाउ ऑफन, दैट विल आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. द प्रोसेस फॉर रिव्यू, इज इट अ मीटिंग, इज इट ऑनलाइन, इज इट जस्ट पार्ट ऑफ योर स्टेटस मीटिंग? वेल एंड गुड, हो सकता है आप 15 मिनट या आधा घंटा एड ऑन कर लें अपनी स्टेटस मीटिंग में, सिंस एवरीबडी इज ऑलरेडी देयर. दैट्स हाउ आई डिड इट, दैट्स हाउ मे बी यू वांट टू डू इट. एंड हु विल बी इन्वॉल्व्ड? जिसको मैंने अभी कहा है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन्वॉल्व होने चाहिए, आपके स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, और जो सबसे अच्छे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है वो आपकी अपनी प्रोजेक्ट टीम आइडेंटिफाई कर सकती है. उनको पता है क्या हो रहा है. जिस तरह से दे आर क्लोजेस्ट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान्स, उसी तरह से दे आर द क्लोजेस्ट पीपल टू आइडेंटिफाई रिस्क्स ऑल्सो. Who will be responsible for which aspect of risk management? It's kind of unfair to think कि हर चीज का प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो बेचारे प्रोजेक्ट मैनेजर के शोल्डर्स पे इतना ना बोझ डाल दिया जाए कि वो नीचे गिर पड़े या उसको he needs some stress counseling. So it's not always, yes, final accountability प्रोजेक्ट मैनेजर के शोल्डर्स पर ही होती है. यू कैंट स्केप दैट, एंड दैट्स व्हाट द ग्लोरी ऑफ बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑल अबाउट. मगर डिफरेंट पीपल शुड बी असाइन्ड द रोल, ताकि इट्स एन अवेयरनेस. और फिर जब हम शैडोइंग और गेटिंग मोर एक्सपर्टीज की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ एक और होना चाहिए, टेक्निकल लीड हो सकता है, बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, दैट कैन बी गिवन द responsibility of holding some of these meetings and taking care of some situation. So that answers the bullet of who will be responsible, how risk status will be reported. And this will become part of your communication plan. How will your risk status will be reported and to whom? And the initial snapshot of the major risks, current grading, planned strategies for reducing occurrence and severity of each risk, the mitigation strategies, and who will be responsible for implementing them. ये जो आखिरी bullet है, it sums up everything that we've talked about. The initial snapshot of the major risk. Initial snapshot का मतलब होता है baselining of the risk, ताकि एक document हो जो मेन डॉक्यूमेंट बन जाए, एंड देन जब उसमें एड्स एंड डिलीट्स एंड क्लोज एंड जो भी चीजें हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, यू हैव टू कीप अ रनिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्जन 1 एंड देन द चेंजेस दैट आर हैपनिंग. So the whole configuration management concept of documentation also applies to the project risk management.
द करंट ग्रेडिंग, अगर कोई चीज लो थी अब वो हाई हो चुकी है. रिमेंबर द एग्जाम्पल दैट आई शेयर्ड विथ यू. प्लान्ड स्ट्रैटेजीज फॉर रिड्यूसिंग अकरेंस and severity of each risk. The mitigation strategies. अगर वो रिस्क हो जाता है तो this is the plan. This is the plan and this person will be responsible for acting upon it. This would be the time frame within which we will respond to it. The person who is given the accountability and responsibility of the mitigation also needs to be involved in this whole decision, ताकि ये ना हो कि जब वो हो जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपनी तरफ से उस आदमी को आइडेंटिफाई किया होता है और उसको पता ही नहीं होता है कि व्हाट एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट. सो ये जो चीजें होती हैं दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट प्लान. सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें है ना वो ये कॉन्सेप्ट है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी. और कई दफ़ा हम एज प्रोजेक्ट मैनेजर उनको आइडेंटिफाई तो कर देते हैं, उनको बताना भूल जाते हैं कि यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो इसीलिए ये जो मीटिंग होती है हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे, लुकिंग एट द रिस्क, लुकिंग एट द मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज and also identifying persons who will be responsible or authorized in some situations to act upon these suggestions. They also kind of get involved और उनको पता होता है कि अगर ये होगा तो मुझे, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर फौरन एक्ट करूं. अच्छा, बाकी जो है हम 1-2 लेक्चर ना फोकस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट पे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को, हम आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कि एक टेम्पलेट भी आपके हाथों में आ जाए, वरना आप हमेशा गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया पे जाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, एक तरह से रीड अप कर लें कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. इफ यू डू अ गूगल ऑन सैम्पल और टेम्पलेट रिस्क मैनेजमेंट प्लान, believe me, you will get maybe at least, I would say, 8 to 10 good risk management plan templates. And that's going to give you a baseline to understand what different organizations are doing and where are they using it. Because सबसे जो waste of time होता है ना, वो ये होता है कि आप process को समझे बगैर सिर्फ खाना पूरी के लिए एक documentation कर रहे हैं. That's not the purpose of this whole thing. अगर आप प्रोएक्टिव मैनेजर हैं और आप समझ के इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट करेगी. अगर आप सिर्फ ये खानापुरी के लिए या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए यू डॉक्यूमेंटिंग इट, तो फिर इट इज नॉट मच टू इट. सो टॉपिक्स एड्रेस्ड इन अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान. मेथडोलॉजी, सबसे पहले तो you talk about the methodology that you are implementing. Roles and responsibility. Who will be doing what? ये जो पूरा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसी तरह से you can come up with roles and responsibility that becomes part of your risk management plan. Budget and schedule. कितने पैसे हैं आपके पास, और schedule 6 महीने, 8 महीने, 1 साल. फिर within that initial की meetings, हर phase में 2 meeting, closure में तो it's kind of late in the game, you don't want any, but monitoring and execution phases में at least हर 2 महीने पे ये meeting होनी चाहिए. The ideal way to do it is make it part of the status meeting, ताकि the status meeting gets extended by half hour or maybe 45 minutes depending on what kind of project you are dealing with. फिर risk categories. Risk, probability and impact. Probability को हम likelihood भी बहुत जगह कहते हैं. So probability and likelihood are part and parcel of the same word. And then last but not the least is the risk documentation. तो ये जितने topics हैं, these should be considered mandatory in a good risk management plan. Methodology, roles and responsibilities of who will be doing, the budget and schedule, what, the risk categories, risk probability and impact, and then risk documentation. These are
mandatory components of a risk management plan. There could be many more other topics, मगर ये जो है ना, ये ज़रूर cover होने चाहिए ताकि to make your risk management plan, good document that can be used and it has a value to it too. और ऐड कर दें, मगर इनको डिलीट मत कीजिएगा. अच्छा, अब इसको देखते हैं. अगर टेबल ऑफ कंटेंट हम देखें रिस्क मैनेजमेंट प्लान का, तो ये मैंने निकाला है और ये बड़े हाई लेवल सा एक कंटेंट है. मगर देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, प्रोजेक्ट रिस्क टेबल क्या होता है, मिटिगेशन में क्या है, और ये सो ऑन सो फोर्थ. सो जो पहला है अंडर द इंट्रोडक्शन, इफ यू वांट टू यूज दिस सैम्पल एंड नॉट गो आउट एंड पिक, मगर ये भी देख, जो अगर आप जाते भी हैं गूगल पे, और विच आई हाईली इनकरेज यू टू डू सो, व्हेन यू गो आउट एंड फाइंड समथिंग, आप देखेंगे कि बहुत एक सिमिलैरिटीज हैं ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड व्हाट दे हैव. जरूर होगा कि अगर उसी वर्ड्स में नहीं तो किसी और वर्ड में दे आर कवरिंग ऑल दीज टेरिटोरीज. इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट. व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट ऑल अबाउट? इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. देन ओवरव्यू ऑफ मेजर रिस्क्स. चाहे आपने उसको कैटेगराइज किया हुआ हो, मगर some sort of categorization and overview of major risks that will affect your project or could affect your project. And then the responsibilities: project manager, technical lead, business lead, project sponsors, financial aspect डाल दें. consultants अगर हैं या subject matter experts हैं या auditors हैं, they will be part of this. मगर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या करेगा इन योर लिटिल प्रोजेक्ट, लिटिल और बिग प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो भी है, लार्ज है, स्मॉल है, बिग, एनीथिंग इज फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो प्रोजेक्ट ऐसा होता है जैसे आपको सांस लेने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो उनका उठना बैठना, सोना बिछोना, जो भी होता है वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, वो पूरा अटेंशन, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो या पार्टी में जा रहे हो या आप घर पे हो या फॉर सम ऑफ अस खाना पकाते हुए, योर फोकस इज ऑन द प्रोजेक्ट. उसकी डिटेल्स, ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, it's all going in your head. So you cannot escape away from it, and that is what the responsibilities talk about. 2.0 is the project risk table. सबसे पहला जो है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने काफी बात कर ली है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन एंड दैट कैन गो रॉन्ग इन योर प्रोजेक्ट. उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी पॉजिटिव, मगर जब रिस्क होता है तो दीज आर इवेंट और कंडीशंस दैट कैन अफेक्ट योर प्रोजेक्ट, यूजुअली नेगेटिवली. देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल रिस्क अबव द कट ऑफ. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट. मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड को हो सकता है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स में भी इंटरमिटेंटली यूज करें, और मैं भी करूंगी बिकॉज आदत हो गई है प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, और एक कैटेगरी और इम्पैक्ट को हम अलग से यूज करते हैं वर्ड. 3.2 इज द रिस्क मिटिगेशन, द मॉनिटरिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क आइटम इज द नंबर n. ठीक है. अब कोई भी जो रिस्क है उसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं. सबसे पहले मिटिगेशन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की, और जो तीसरा जो होता है उसको मैनेजमेंट ऑफ दैट रिस्क. 4.2 is the risk management plan iteration schedule, some kind of a schedule. And then the 5.0 is the summary of it all. ये जो हाई लेवल रिस्क मैनेजमेंट प्लान कंटेंट है ना, वो ऐसे ही होगा कि इंट्रोडक्शन में थिंग्स दैट अफेक्ट, या कौन क्या कैसे, फिर प्रोजेक्ट रिस्क टेबल, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उनको कैटेगराइज कैसे किया गया है, वील टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड और द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क हैपनिंग.
फिर जो रिस्क मिटिगेशन में हम क्या करेंगे, किस तरह से मॉनिटर करेंगे और मैनेजमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी और उसको मैनेज किस तरह से किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा। फिर 4.0 विल बी जो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो इटरेशन स्केड्यूल की बात करते हैं, और लास्ट इज ऑब्वियसली द समरी एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस, और उस वक्त हम ये वी आर पुटिंग इट ऑल टुगेदर which needs to be continuously and continually revised so that everyone understands the importance of it। और वो वाली जो बात है वो बिल्कुल ज़रूरी है कि don't use it as just a खानापुरी document कि रिस्क हो जाएगा तो ओ हो गया है तो उसको हमने रिस्क में इशू को जल्दी से रिस्क में डाल दिया ताकि लगे ऐसे कि जैसे हमने उसको एज अ रिस्क आइडेंटिफाई किया है। defeats the whole purpose of it। And the reason why I'm telling you this is because I've seen people working in that situation। हो सकता है कभी मैंने भी किया हो, but obviously it's a very very wrong way of doing thing। more you learn, more you work with experience, easier it is for you to analyze and tell you कि इसका एक बहुत strong purpose है, need है, और अगर उसको हमने सही से follow किया तो इसके जो इम्पैक्ट हैं बहुत बहुत पॉजिटिव हैं आपके प्रोजेक्ट पे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, टिपिकल रिस्क कैटेगरीज, डिलीवरेबल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल। अब हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। वो जो कमरा बंद करके गिव मी 5 रिस्क, एवरीवन कम्स अलोंग एंड गिव्स यू 5 रिस्क, आपने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया and you have a group of identified risk। मगर जो कैटेगरीज हैं उसको हम अगर कर लें तो हर कैटेगरी में हमको कुछ अलग अलग तरह के रिस्क नजर आते हैं। जो टिपिकल रिस्क कैटेगरीज होती हैं वो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल या एक्सटर्नल काइंड ऑफ रिस्क होते हैं। दूसरा जो ग्रुप ऑफ रिस्क होते हैं वो दे काइंड ऑफ फॉल इनटू द स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी और द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप और क्वालिटी तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो या रिस्क होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत अग्रेसिव स्केड्यूल दिया हुआ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर आपको शुरू में तो हमेशा फोकस होता है कि जल्दी करो 6 महीने में हमको ये प्रोजेक्ट करके देना है, बिल्कुल करना है। फिर जब चेंजेस आते हैं या फाइनेंसेस की बात आती है, जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो कस्टमर भी लेथार्जिक हो जाता है और वो 6 महीने का प्रोजेक्ट फिर इतना इंटेंस नहीं उनको लगता जितना आपको। मगर सिंस यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैव क्रिएटेड अ बेस लाइन एंड यू आर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट, आपके लिए तो वो लाइफ एंड डेथ की तरह की बात हो जाती है कि यू वांट टू डिलीवर इट ऑन टाइम, यू वांट टू डिलीवर इट ऑन द कमिटेड स्केड्यूल। मगर जो ऊपर के पावर्स होते हैं वो इतना कमिटेड नहीं लगते, और एक ये बहुत बड़ा इशू है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिंदगी में। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है, एंड दीज आर जस्ट सिंपल एग्जांपल्स, आप इसमें ऑब्वियसली चेंजेस कर सकते हैं। आई एम श्योर यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज, मगर ये एज अ सैम्पल या एज अ सिंपल रिक्वायरमेंट या एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी की तरह डील कीजिए। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट, एक्सटर्नल या टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क कैटेगरी, हाई, मीडियम और लो, टेक्निकल और मार्केट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन को हम इन अलग अलग खानों में डाल सकते हैं। कैटेगरी इज द रिस्क कैटेगरी बेस्ड ऑन सेवरल थिंग। प्रोडक्ट साइज, आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। आप अगर कोई सिंपल सा एक बॉल पॉइंट पेन बना रहे हैं या आप कोई आईफोन बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट साइज भी डिफर करती है, उसका बिजनेस इम्पैक्ट भी डिफर करता है, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफर करते हैं, प्रोसेस डेफिनेशन, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द टेक्नोलॉजी एंड द स्टाफ साइज एंड द एक्सपीरियंस। मगर दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। आपको कोई सैम्पल टेम्पलेट जरूर मिलेगा जिसमें हम इन सबको कवर कर लेंगे ताकि ऑल ऑफ अ सडन this will link up with the real document or you'll be able to understand it more।
बट फॉर राइट नाउ समझें कि जब कैटेगराइजेशन ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क होते हैं वो हम अलग अलग रख सकते हैं। तो 50 रिस्क को हमने अलग अलग समझे बकेट्स में डाल दिया है। प्रोडक्ट साइज की वजह से, बिजनेस इम्पैक्ट, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, द CU, प्रोसेस डेफिनेशन, द PR, द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज द DE, द टेक्नोलॉजी। सारे अगर हाई टेक या वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ज्यादा जो आपके रिस्क होंगे वो अंडर टेक्नोलॉजी होगा। हो सकता है ऐसे ही आप किसी वर्जन पे काम कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर हाफ वे अक्रॉस द प्रोजेक्ट एंड द वर्जन चेंजेस ऑन यू। व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू डील विद इट देन? या तो ये कि आपने साइन अप किया हुआ है कस्टमर से कि हम इस पर्टिकुलर वर्जन पे ही काम करते रहेंगे, या ये कि जब अगर वो वर्जन चेंज होता है तो यू एज अ कस्टमर वुड पे फॉर द अपग्रेड। अगर ये रिस्क आपने कभी सोचा ही नहीं है तो हाउ विल यू हैव द कस्टमर साइन अप फॉर दैट? कस्टमर तो बहुत सिंपली आके कहेगा ना क्लोजर के फेस पे कि आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, वर्जन अपग्रेड हो गया है, मेरे एंड यूजर यूनिट्स के पास ये वाला वर्जन है, योर टूल योर सॉफ्टवेयर हैज टू वर्क ऑन इट नाउ। बिकॉज मैंने तो आपको कहा था, रिस्क स्कोप में था कि आपका ये जो टूल या सॉफ्टवेयर है हमारे आईफोन पे काम करेगा या हमारी इस रिपोर्ट को डिलीवर करेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना रियल लाइफ से आ रही हैं। ये मेरा हम लोगों का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि ये सारी चीजें होती हैं और होंगी, और इसके डिजास्ट्रस रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। या इफ यू आर अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर and you are showing the customer this as a risk item for the pass from the initiation to the closure phase, आप customer को बता रहे हैं कि देखो this could be a risk, this could be a risk, this could be a risk। जब वो issue बन के आता है तो customer कहेगा कि हाँ you have been telling me, because it's not just verbal commitment, right? आपने इसको risk को अपने स्टेटस रिपोर्ट के साथ आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं कस्टमर के साथ। सो जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा उनके इश्यूज ये नहीं होते कि ऑल ऑफ अ सडन स्पर ऑफ द मोमेंट ओह द होल वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं उनके इश्यूज हैव बीन हाईलाइटेड एज प्रोबेबल इम्पैक्ट रिस्क्स। तो जो यूजुअल जो फ्लो होता है वो होता है रिस्क बिकमिंग एन इश्यू एंड इश्यूज यूजुअली बिकमिंग चेंजेस। रिस्क टू इश्यूज, इश्यूज टू चेंजेस, है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ग्रीन जा रहा है, एवरीथिंग इज गुड, हर कुछ सही चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन इट बिकम्स रेड। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट आर वी आर प्रोएक्टिव मैनेजर्स, वी आर प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स। दैट मीन्स हमने उसको बता रहे थे कि देखो ये रिस्क है, अगर ये रिस्क होगा एंड इफ इट इज नॉट डेल्ट अपॉन प्रॉपरली देन इट विल बिकम अ मेजर इशू, and if it does become an issue and we don't tackle it within the 1 week or the 2 week depending on how quickly the issue needs to be resolved, your project will go from green to yellow, yellow to red. And all this is done because you are so good as a project manager in documentation and following all the processes. The impact and the likelihood or the probability. Impact I indicates the likely effect on the project and the resulting product. Impact इसको categorize किया गया catastrophic, simple word critical, showstopper. Number 1, अगर ये रिस्क होता है तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेरा प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड। कैटास्ट्रॉफिक तो एक बहुत हाई हो गया ना, उसके नीचे हम उसको अगर करें क्रिटिकल, डिले या एक्स्ट्रा कॉस्ट। नंबर 2, मार्जिनल, नीड्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट बट कैन बी सॉल्व्ड। नंबर 3, negligible or an internal effort. Number 4, yes, if this risk happen, I probably would have to keep somebody extra or this one particular person extra for 3 hours, but we'll be able to resolve it.
and get going. Because this particular activity is not on the critical path, अगर ये 10 दिन डिले भी होती है तो इसकी वजह से फाइनल एंड डेट पे हमको काम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो इट्स अ नेग्लिजिबल या इवन टू सम एक्सटेंट मार्जिनल काइंड ऑफ अ रिस्क. Critical या catastrophic, if that happens, then the sky may fall, my project will get delayed. Every hour, every day delay means a delay in the end date of the project. Probability is the current estimate of the likelihood of occurrence. Impact and likelihood, again I would repeat, it's the same thing, same part and parcel. Or the probability is a little different. ठीक है, probability होती है कि the likelihood of it happening, impact and likelihood or the probability of it. Impact तो हो गया कि अगर ये होता है तो क्या होगा, ठीक है, which is we are putting it down in the 4 categories of catastrophic, critical, marginal or negligible. The likelihood or the probability will also can fall in the same categories. The risk identification or the risk register. The risk register illustrates all identified risks. Think of it as a log. It's a document. It could be a Microsoft Word document. It could be an Excel spreadsheet. Wherever, whatever you are comfortable with, you take and you list down all of the activities. The risk register illustrates all identified risk, including the description, the category, जो हमने अभी बोला PS, CU, जो process, business, टेक्निकल, उन सब कैटेगरी को हम आइडेंटिफाई करना चाहें. एक्सेल स्प्रेडशीट में अगर आप बनाइएगा तो बड़ा आसानी से ड्रॉप डाउन में हम उन सब कैटेगरीज को डाल देंगे. जो भी प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको हम अप्रोप्रिएट कैटेगरी में डाल देंगे बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन बटन एंड पुटिंग इट अप देयर. द कॉज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट अकरिंग, द इम्पैक्ट ऑफ इट व्हेन इट हैपेंस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, the proposed responses or the strategy, the owners and the current status of the risk. Risk register should have all of these. अगर आपने Excel spreadsheet में बनाया है तो it should be a simple spreadsheet with different columns. पहला जो column होगा वो number होगा, फिर identified risk होंगे, फिर category होगी, फिर schedule होगा, so on so forth. ठीक है. रिस्क रजिस्टर, सिंपल टेबल ऑफ ऑल रिस्क दैट कैन हैपन और अकर एंड अफेक्ट योर प्रोजेक्ट. रिस्क आइडेंटिफिकेशन, द रिस्क रजिस्टर. While the risk register will become the comprehensive output, risk identification process results in 4 entries in the risk register. The list of identified risk. Identified risk with their root causes and risk assumptions are all listed down. The list of potential response. अगर ये होता है तो हम इसको कैसे डील करते हैं. Potential responses identified here will serve as input to the risk planning process or the risk response planning process. Then the next category is the root cause of risks. The root causes of risk are fundamental conditions which cause the identified risk. And then fourth is the updated risk categories. The process of identifying risks can lead to new risk categories being added. जब हम उसको करेंगे तो हो सकता है कि now we'll realize कि एक नए तरह की एड ऑन कैटेगरी नजर आ रही है. वेल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू कैन ऑलवेज ऐड दैट टू द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज. और एक दफा आपके प्रोजेक्ट में वो जब ऐड हो जाएगी एंड यू हैव अ वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट, तो जो अगला जो प्रोजेक्ट होगा उसमें भी दिस विल बिकम पार्ट ऑफ दैट एडेड ऑन कैटेगरी.
तो जो 4 हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन या रिस्क रजिस्टर की बात करते हैं, एक तो लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क्स, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस, रूट कॉजेज ऑफ रिस्क्स, एंड देन द अपडेटेड रिस्क कैटेगरीज. 4 हैं, will become part and parcel of your risk register. This is your sample risk register. ठीक है, बहुत सिंपल सा एक है. इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, मगर चीजें वो अच्छी होती हैं और चीजें वो यूज होती हैं जो सिंपल टू अंडरस्टैंड होती हैं, और इनका पर्पस भी वही होता है. इफ यू मेक इट टू कॉम्प्लेक्स, इफ यू लुक आउट एंड यू फाइंड समथिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, और आपने बहुत मेहनत करके उसको समझ लिया, सीख लिया और उसको, मगर इसका ये मतलब है कि आगे वो बॉल रोल नहीं हो सकेगी. उसका जो पर्पस है, दैट्स द पर्पस इज टू यूज दिस डॉक्यूमेंटेशन, यूज दिस प्रोसेस टू इंश्योर सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट. द पर्पस इज नॉट टू क्रिएट highly complicated and complex documentation which becomes a nightmare for others and also a nightmare for you. ठीक है, that's not the purpose. तो एक बड़ा सिंपल सा रिस्क रजिस्टर दिखाया गया है. इसको आसानी ये होगी कि अगर आप एक्सेल में बना लें तो फिर आसानी से ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हैं. आई एम श्योर आप लोग, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर, तो फिर उसमें बड़ा आसान होता है ये काम, और यू कैन ऑलवेज गेट समबडी टू हेल्प यू विथ इट. मगर पहला क्या होगा? नंबर. रिस्क नंबर होगा. रैंक, रैंक की अभी हम बात करेंगे. रिस्क, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, द रूट कॉज, द ट्रिगर्स, द पोटेंशियल रिस्पॉन्स, द रिस्क ओनर, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, सिवियरिटी एंड द स्टेटस. प्रोजेक्ट सिवियरिटी जो होती है, एक्सपेक्टेशन इज 1 to 10 times the impact of 1 to 10. When should risk analysis be formed? It is not a timed activity. Periodic update and it should be reviewed. It's a continuous and a continual improvement process. It doesn't need to be done every week, because then again it will become a documentation nightmare. मगर एटलीस्ट वंस अ मंथ, या डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, हो सकता है आप 2 महीने में एक दफा अपनी टीम के साथ बैठ के इस रजिस्टर को देखें, समझें. मगर प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि हर हफ्ते, बिफोर यू सबमिट अ रिस्क, द 5 टॉप मोस्ट रिस्क इन योर पार्ट ऑफ योर स्टेटस रिपोर्ट, यू हैव टू लुक एट दिस. मगर वो जो टीम मीटिंग है ना, वो once a month is good enough or once every 2 months is also sufficient, जैसे भी depending on the complexity and the size of your project. So ये जो sample risk register है, इसमें different हमने tables and columns add किए हुए हैं. Project severity क्या होती है, when should it be formed, is it a timed activity or not, periodic update and reviewed. Calculation of the severity. अब प्रॉब्लम और रिस्क है, स्टाफ है, एक्सपेक्टेशन है 6. ठीक है, 1 to 10 स्टाफ इश्यूज जो हैं या ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, फ्रॉम 1 to 10 स्केल, 10 बिकमिंग हाई इशू, 6 है. इम्पैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इट्स नॉट, स्काई विल नॉट फॉल, आई विल गिव इट अ 5. Severity क्या होगी? It's the product of expectations and impact. So expectation times the impact. Severity will be 30. The last delivery of hardware. Expectation of risk happening is 5, middle level पे है. Impact, अगर delivery of hardware late हो जाती है, impact to my project, obviously now all of it should be making sense. The impact is 8. On a scale of 1 to 10, 8 is really high or kind of high on this table. So 5 times 8, the severity is 40. Communication and network issues. Expectation of such issues from happening is mid-level.
The impact, because we are so used to load shedding, we are so used to not living with communication, या कहीं कुछ हो रहा है तो जी हमारे नेटवर्क डाउन कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए. We are so used to it that we kind of get around it. So at this point in time, the expectation of this happening is also mid-level. The impact is also mid-level. That's why the severity is 25. Project severity is expectation times the impact. अच्छा, बात करते हैं. और ये सारा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुश्किल भी है, एंड आई डू अंडरस्टैंड, मगर आखिर आप लोग एमएस के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. और हम इतना ड्रिल डाउन कर देंगे आपको अगले 16 लेक्चर्स में, इतने आपको सैम्पल्स दिए जाएंगे, इतने पेपर पढ़ाए जाएंगे कि आप बड़े आसानी से इन सबको समझ जाएंगे. सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय सम ऑफ दीज थिंग्स. जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इंशाल्लाह ये मरहला बहुत आसानी से तय हो जाएगा. द रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, द RBS. रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, फिर एक हम बात करते हैं OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करते हैं. हम WBS की बात करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, है ना. मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे एक ही टर्म एंड टर्मिनोलॉजी है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन टू कि द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिमिलर when you come up with the breakdown structure. Right now we are focusing on the word RBS. That's the risk breakdown structure. So what is a risk breakdown structure? It's a source-oriented grouping of project risks that organizes and defines the total risk exposure of the project. Each descending level, now you're going from top to bottom, represents an increasingly detailed definition of sources of risks to your project. WBS तो अब आप लोग बहुत familiar होंगे. WBS क्या है? Taking all the activities and going down, drilling down. सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट इंडेंट पे जाते हैं, फिर एक लेवल पे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर subsequently we are going down and we're drilling down into the details of it. RBS का भी उसी तरह का concept है. It's a source oriented grouping of project risk that organizes and defines the total risk exposure of the project. Each descending level represents an increasingly detailed definition of sources of risk to your project. It's coming out directly from Dr. David Hilson's kitab, The Risk Breakdown Structure as an Aid to Effective Project Management, PMI Europe in 2002. The RBS, so what does it do? RBS provides organization and structure, just like WBS, just like OBS. It helps identify blind spots, facilitates understanding of types of risk and the risk sources, indicates the correlation of risks, allows for generic risk management plans to address multiple risks, allows cross-project portfolio risk management, allows project ranking on basis of risk. ये सारे काम जो हो रहे हैं वो risk breakdown structure से हो रहे हैं. When you identify risks, there are certain guidelines for you to follow. जो इसका एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था assembling of the SMEs, the subject matter experts and your project team members, pulling the right kind of people who have worked on your project and or has a deep understanding of what your project is all about. Some kind of impact, probability, likelihood of it happening, उनके दिमागों में इस तरह की एक understanding है. You get them together, you identify endemic risks. Endemic risk क्या होती है? Go out and do a Google search in the dictionary. मगर endemic risk होता है कि depending on the condition and the availability, जिस तरह के conditions में आप रह रहे हैं उस तरह के कौन से risk हैं. अगर आप high natural disasters की बात करते हैं और आप agriculture product की बात कर रहे हैं तो obviously सैलाब is a risk.
फिर इस्लामाबाद में अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर नेचुरल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक रीजन है, ये भी हो सकता है, इशू हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशंस कुड बी एंडेमिक रिस्क, ठीक है। इस तरह की चीजें हम आराम से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस ऑनेस्ट डिस्कशन, दैट इज व्हाई द फोकस इन इज to bring in a facilitator, somebody who can actually create that cohesion among the group and kind of किसी तरह से ना वो जो कहते हैं nudge करें to get them going, ice breaking session भी word use होता है, या जिस तरह से भी you get them to speak and you start documenting those risks. तो risk identification की simple सी यही guideline है, categorize करना जिन several categories में, that can always be done later. Don't restrict them to different categories. Let them speak up. You know, किसी तरह से भी उनको positively nudge करके जो भी कह रहे हैं, जिस तरह के भी risks identify हो रहे हैं, keep documenting all of that. Your risk assessment guidelines use descriptor for probability and impact. Qualitative risk assessment is useful when you do not have accurate numbers for impact and probability. Qualitative and quantitative. Qualitative is the subjective discussion, your idea, your interpretation of how this risk will affect my project. Quantitative is really based on numbers. जिस तरह से हम impact, likelihood, severity की बात कर रहे थे 1 to 5, क्वालिटेटिवली तो आप कह सकते हैं 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया. क्वांटिटेटिव में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा. एनालिसिस इज ऑफन अनकॉन्शियस rationalization of decisions that are already made. Risk scatter diagram communicates the general risk profile for a project or phase. There's another thing that we will learn about later will be the decision trees. Decision trees can assess multiple probabilities of a risks. Your risk management tool, risk identification में हम क्या use कर सकते हैं? Risk breakdown structure use करते हैं और risk mapping को use करते हैं. Risk assessment के लिए हम qualification model use करते हैं, decision tree analysis भी कर सकते हैं, Monte Carlo analysis भी use कर सकते हैं. Monte Carlo is a simulation technique. It's a software, मगर it's a technique, simulation technique. Risk communication, Monte Carlo histograms, the risk breakdown structure or the RBS, risk map or the risk scatter diagram, the critical path analysis and the sensitivity analysis. All this, ये जो हम पहला जो presentation use करेंगे, this will be used as a roadmap for further discussions. ठीक है, ये आखिरी स्लाइड है. आज हमने रिस्क शुरू किया है. Just giving you a high level understanding. Make sure you're reading up on it. Be prepared. Read through it. जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं, थोड़ा सा go on the Google, go look at different things. मगर जैसे RBS है या different concepts हैं, the way we will be progressing is I will use this as a roadmap and then provide you subsequent papers ताकि आप उसको read करें to further clarify some of the concepts that are being shared with you. तो अगले लेक्चर में हम आपको एक PDF फाइल, एक पेपर आपके साथ रीड करेंगे and that will talk about everything or at least some of the concepts that were shared with you in today's lecture. So with this, all the best to you. Read up on it. थोड़ा सा जाएं, अपना रेफरेंस मटेरियल को भी सर्च करें, किताबों को देखें. बहुत सी किताबें हैं इस वक्त मार्केट में, गूगल करें और फिर be prepared for the next lecture. Next lecture will actually just clarify some of the concept that I shared with you today. With that, Allah Hafiz, and I will see you with lecture number 17.